everyone, मैं मुस्कान and I welcome you all to our YouTube channel Study IQ Judiciary. तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो सिर्फ एक विक्टिम की ही नहीं बल्कि एक महिला, एक माँ और एक सर्वाइवर की कहानी है जिसका सच सुनते ही रूह कांप जाती है। उस दिन सिर्फ उसका ही रेप नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का भी। आज हम बात करने वाले हैं गोधरा रॉयट्स के बारे में, बिल्किस बानो केस के बारे में और उन सारे लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूजफुल हो सकते हैं इस सेशन के एंड में। तो बने रहिए इस सेशन के एंड तक और हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन के साथ। अब बिल्किस बानो केस को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर इसके पीछे पूरा बैकड्रॉप क्या था। तो यहाँ पर ये जो पूरा इंसिडेंट था ये हुआ था 2002 में। उस टाइम पर जब अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस गोधरा टाउन में आई तो करीब 50 से 60 लोगों पर ओपन फायर की गई थी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी ट्रेन को जला दिया गया था। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया तो उसमें ये बताया कि यहाँ पर ये जो पूरा इंसिडेंट था वो प्री प्लान था, एक मॉब के द्वारा किया गया था और यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन थी इट वाज बिलोंगिंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी। इस रिपोर्ट के बाद फिर जो हादसे होना स्टार्ट हुए वो और ज्यादा दर्दनाक बने। यहाँ पर बोला जाता है कि करीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे जो मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन थे। उसी बैकड्रॉप में एक कहानी और थी बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए गोधरा से अपनी विलेज की तरफ जा रही थी और उसी दौरान उन पर भी अटैक किया गया था कुछ अटैकर्स के द्वारा। और उसी टाइम अटैक ही नहीं बल्कि उनके साथ गैंगरेप किया गया था और वो भी उस कंडीशन में जब वो प्रेग्नेंट थी। उनके साथ तो किया ही किया, साथ ही उनके कजिन के साथ भी किया और इन सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया एक्सेप्ट बिल्किस बानो। और ऐसा बोला जाता है कि अटैकर्स ने इनको सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था कि उनको लगा कि यहाँ पर ये जो वुमेन है ऑलरेडी मर चुकी है, बल्कि एक्चुअली में जो बिल्किस बानो थी वो अनकॉन्शियस हो गई थी, इसी कारण से वो बच गई थी। और यहीं से इस पूरे इंसिडेंट से स्टार्ट होती है ये लड़ाई, जस्टिस की ये लड़ाई जो हम आज देख पाते हैं। यहाँ पर जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ फिर बिल्किस बानो गई पुलिस स्टेशन और उन्होंने एफआईआर फाइल करने का सोचा, लेकिन अल्टीमेटली होना तो यही था। पुलिस ने मना कर दिया था उनकी एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब पुलिस ने उनकी एफआईआर को रजिस्टर किया वहां पर कुछ अटैकर्स के नाम को ओमिट कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो बिल्किस बानो थी वो गई सुप्रीम कोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मदद से। जब ये सुप्रीम कोर्ट गई तो इन्होंने कोर्ट से ये प्लीड किया कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है और मेरा जो ट्रायल है वो गुजरात में ना होकर ट्रांसफर होना चाहिए महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो यहाँ पर कोर्ट से उन्होंने हाजिरी की, प्लीड किया और कोर्ट ने इस बात को कंसिडर भी किया और उनका ये मानना था कि जब वो एफआईआर उन्होंने वहां पे फाइल की और अगर ट्रायल वहां पर स्टार्ट होता है तो उनको उनका जो राइट टू फेयर ट्रायल का फंडामेंटल राइट है वो उनका प्रॉपरली वहां पर एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, उसका वॉयलेशन होगा और वहां पर फेयर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट से प्लीड किया कि इस केस को क्या करना चाहिए, वहां से ट्रांसफर करना चाहिए टू द मुंबई कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन रोकी और सीबीआई को डायरेक्ट किया था कि आप इस केस में क्या करिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए। उसके बाद क्या होता है कि जब पूरा केस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है अहमदाबाद से मुंबई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं ताकि यहाँ पे क्या हो सके, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके। उसके बाद 2008 में जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट होती है उनके द्वारा एक्यूज्ड को क्या किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है। यहाँ पे एटलीस्ट
13 जो एक्यूज्ड पर्सन थे उनको कन्विक्ट किया गया था, लेकिन कुछ 11 पर्सन को वहां पे एक्विट किया गया था, इस रीजन की वजह से कि यहाँ पर क्या है, उनके अगेंस्ट लैक ऑफ एविडेंस है। On appeal, the Bombay High Court convicted all those persons in 2017. उसके बाद जब इन कन्विक्ट मतलब इन एक्यूज पर्सन को जब एक्विट कर दिया गया था बाय द कोर्ट, तो यहाँ पर अपील होती है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा 2017 में क्या किया जाता है, इन सारे पर्सन को कन्विक्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो 2008 में कुछ लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, फिर अपील होने पर 2017 में सारे लोगों को, जितने भी एक्यूज पर्सन थे उन सभी को क्या किया जाता है, कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया जाता है। उसके बाद अब कहानी यहां तक एंड नहीं होती है बिल्किस बानो की। फिर जब 2022 में क्या होता है, एक कन्विक्ट है जिनका नाम था राधे श्याम भगवान दास शाह, ये गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, ये बोलते हुए कि मेरी जो एप्लीकेशन है रेमिशन की वो एक्सेप्ट करनी चाहिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे गुजरात गवर्नमेंट को कि वो मेरी जो रेमिशन एप्लीकेशन है उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है और मेरी गुड बिहेवियर के बेसिस पर मुझे क्या मिलना चाहिए, रेमिशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस कॉन्विक्ट ने यहाँ पर क्या किया था, कोर्ट के सामने प्लीड किया था, and he claimed the Gujarat government should accept his remission application and provide remission as per the 1992 remission policy। अब वो क्या थी 1992 की remission policy, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में अभी इस सेशन के। ऑपोजिशन ऑफ द पिटीशन, अब यहाँ पर ये जो पिटीशन फाइल की गई थी इस कॉन्विक्ट के द्वारा, इस पिटीशन को अपोज किया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। गुजरात गवर्नमेंट ने ये कहा कि यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है इस पूरे मामले में रेमिशन देने की, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायल हुआ है और जो कन्विक्शन हुआ है वो अल्टीमेटली तो किसके द्वारा किया गया है, बॉम्बे में किया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए जहां पर कन्विक्शन हुआ है उसी कोर्ट के द्वारा, उसी गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाना चाहिए, रेमिशन दिया जाना चाहिए। तो वहां पर गुजरात गवर्नमेंट ये प्लीड कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर जो बेंच है उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि गुजरात गवर्नमेंट जो है इस रेमिशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे और इस पर सुनवाई अपनी करे। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द पिटीशन, फिर उसके बाद जो गुजरात गवर्नमेंट है इस पिटीशन को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और इन सारे कन्विक्टेड पर्सन को क्या कर देती है, रेमिशन पर रिलीज कर देती है। हाँ, रेमिशन पर रिलीज कर देती है इन सारे पर्सन को। फिर यहाँ पे आता है आपका ऑपोजिशन, इस पूरा फिर क्रिटिसिज्म होता है इस रेमिशन का कि कैसे गुजरात गवर्नमेंट ने इतनी हीनियस क्राइम पर इन सारे कन्विक्टेड पर्सन को एक साथ क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पे हम मतलब अगेन हम आगे चलने से पहले अब हम ये जान लेते हैं यहाँ पर कि आखिर रेमिशन होता क्या है। हम बहुत बात कर रहे हैं रेमिशन की, बट एक्चुअली रेमिशन होता क्या है। तो देखिए, रेमिशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जब भी किसी कन्विक्टेड पर्सन की क्या की जाती है, सेंटेंस को रिड्यूस किया जाता है विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। अब सपोज कोई पर्सन है जो कि 10 या 14 साल के लिए क्या है, कन्विक्टेड है, तो अगर रेमिशन ग्रांट होगा तो उसकी पनिशमेंट को 4 साल कर दिया जाएगा या 3 साल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको रेगुलस पनिशमेंट, रेगुलस इम्प्रिजनमेंट दी गई थी तो वही उसको क्या की जाएगी, वही चीज मेंटेन की जाएगी। मतलब यहाँ पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट चेंज होगा लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होगा। ये तो हो गया एक लीगल एस्पेक्ट रेमिशन का। दूसरा ये है कि यहाँ पर गुड बिहेवियर के बेसिस पर उस कन्विक्टेड पर्सन को यहाँ पे ऑल टुगेदर रिलीज भी किया जा सकता है। तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिफॉर्मेटिव थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमिशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे स्टैट्यूटरी लॉज में जो रेमिशन है वो कहाँ कहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम बात करें बीएनएसएस की, तो यहाँ पर जो सेक्शन 473 है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है उनके पास अथॉरिटी होती है रेमिशन को ग्रांट करने की। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 होती है, एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कब एक्सरसाइज कर सकती है, ऐसे जो सेंट्रल मैटर्स होते हैं
उनमें आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेमिशन ग्रांट करेगी, जैसे टेररिज्म के मैटर्स हो गए। लेकिन जो स्टेट के ऑफेंसेस हैं, स्टेट मैटर्स हैं, उनमें कौन ग्रांट करेगा? आपकी स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। फिर यहाँ पे सेक्शन 475 में एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया इस रेमिशन की पावर पर कि जब तक जो कन्विक्टेड पर्सन है वो कम से कम 14 इयर्स जेल में नहीं बिता लेता, तब तक उसको रेमिशन का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। और सेक्शन 477 ये बोलता है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है, ये लायबिलिटी है कि अगर एक ऐसा मैटर है जिस पर इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा की गई है, तो यहाँ पे उनकी ये लायबिलिटी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्या करें, कंसल्ट करें, मतलब वाइल ग्रांटिंग द रेमिशन। तो ये आपके थे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब यहाँ पर बीएनएस में भी आपके क्या है, हम स्टैट्यूटरी मतलब यहाँ पे क्या क्या ऑफेंसेस यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं बीएनएस में, वो भी हम देख लेते हैं यहीं पे कि यहाँ पे सेक्शन 64(2) क्लॉज जीएनएच जो कि रेप की बात करता है और रेप इन सम स्पेसिफिक सिनेरियोस की बात करता है। तो अगर हम क्लॉज जी की बात करें तो यहाँ पर कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, जब ऐसे सिनेरियोस में जब कम्युनल वायलेंस हो रहा हो उस टाइम पे जो रेप कमिट करता है। और एच क्लॉज में क्या कवर किया गया है, कमिट्स रेप ऑन वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट। साथ ही साथ जो आपका सेक्शन 76 है वो बात करता है गैंग रेप की, जहां पे बिल्किस बानो के साथ जो गैंग रेप हुआ था, तो यहाँ पर जो मिनिमम पनिशमेंट है वही आपकी कितनी बताई गई है, 20 इयर्स बताई गई है। तो ये आपके कुछ लीगल प्रोविजंस है जो आपके स्टैट्यूटरी लॉ बीएनएसएस और बीएनएस में दिए गए हैं। अब देखो, अब ये पिटीशन तो एक्सेप्ट हो गई और वहां पर ग्रांट भी कर दिया गुजरात गवर्नमेंट ने, ये बोलते हुए कि उनका गुड बिहेवियर था। क्रिटिसिज्म तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स की बात होती है, वुमेन के राइट्स की बात होती है। आप कैसे इतनी हीनियस क्राइम में रेमिशन आप ग्रांट कर सकते हो? तो यहाँ पर बिल्किस बानो, मतलब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इसका क्रिटिसाइज किया और अगेन बिल्किस बानो और साथ ही साथ और भी जो इनके सपोर्टर्स थे वो गए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस रेमिशन को कैंसिल करवाने के लिए। ठीक है, ये पूरा बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि कैसे 14 इयर्स हुए भी नहीं है और उन सारे एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया। और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था, इनफैक्ट इनके लिए मिठाइयां लाई गई थी कि जब इनको रिलीज किया गया था। चैलेंजेस ऑफ रेमिशन, उसके बाद अब क्या क्या यहाँ पे क्या आए थे, मतलब हाँ सॉरी, यहाँ पे रेमिशन को क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्किस बानो और साथ ही साथ अदर लीडर्स भी इनके साथ आए और इस रेमिशन को क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अब यहाँ पे इश्यूज क्या थे? पहला इशू ये था कि जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा रेमिशन प्रोवाइड किया गया है, क्या उसका ज्यूरिसडिक्शन गुजरात गवर्नमेंट को था या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को था? सेकेंडली, ऐसे जो मैटर्स है हीनियस क्राइम जैसे गैंग रेप हो गया, मर्डर हो गया, क्या इनमें भी रेमिशन दिया जा सकता है? थर्ड, कि यहाँ पे दो पॉलिसीज थी। अब देखो यहाँ पर दो पॉलिसीज चल रही थी, एक तो 1994 की ओल्ड पॉलिसी थी और 2014 की न्यू पॉलिसी थी। तो यहाँ पर आखिर किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेमिशन दिया जाना चाहिए, आइदर न्यू और आइदर ओल्ड? तो ये कुछ इश्यूज थे पर्टिकुलरली आपके रेमिशन से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इशू की, जहां पर कि गुजरात गवर्नमेंट को ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गुजरात गवर्नमेंट ने फ्रॉड एक्सरसाइज करते हुए उनसे डायरेक्शन सीख किया है कि यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं है रेमिशन देने की, क्योंकि अल्टीमेटली जो कन्विक्शन हुआ है, जो ट्रायल हुआ है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो गुजरात गवर्नमेंट कैसे इस पर रेमिशन प्रोवाइड कर सकती है? तो यहां पर जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। फिर अब मतलब अगर हम बाकी दो इश्यूज की बात करें तो यहाँ पे इनको हम इकट्ठा समझते हैं कि यहाँ पर अब जैसा मैंने बताया कि दो पॉलिसीज थी, एक तो 94 की थी और एक न्यू पॉलिसी थी। तो जो 1994 की पॉलिसी थी
जिसमें केवल ये बातें बोली थी कि जब रेमिशन देना हो तो सिर्फ इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज ये थी वही 14 ईयर्स वाला क्राइटेरिया कि जब तक 14 ईयर्स आप स्पेंड नहीं करते हो आपको रेमिशन नहीं ग्रांट होगा। सेकंड इज गुड बिहेवियर, इसके बेसिस पर रेमिशन मिलता था। और थर्ड है कि मतलब जेल एडवाइजरी बोर्ड का एक ओपिनियन लिया जाता था। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिवली जाती थी तो फिर वहां पे रेमिशन दे दिया जाता था। बस यहाँ पे इतना ही था। लेकिन फिर यहाँ पे कोर्ट भी क्या कर रहा था, कई सारी गाइडलाइंस को मतलब कई सारी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर रहा था। जैसे इस केस में लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कोर्ट ने कुछ 5 गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई थी रेमिशन देने के लिए व्हाइल ग्रांटिंग द रेमिशन। पहली कंडीशन ये थी कि इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम विदाउट अफेक्टिंग सोसाइटी एट लार्ज। अब यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे इंडिविजुअल एक्ट देखा जाएगा, होलसम एक्ट नहीं देखा जाएगा कि वो इंडिविजुअल का एक्ट क्या कहता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी में। उसके बाद चांस ऑफ फ्यूचर रिकरेंस, अब कितने चांसेस हैं कि वो जो कन्विक्टेड पर्सन है वो फिर से कोई ऑफेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है दोबारा क्राइम करने की। सेकेंडली, क्या अगर हम उसको और ज्यादा डिटेन करेंगे तो क्या हमारा कोई पर्पस फुलफिल हो रहा है इसमें, या फिर उसकी जो मतलब उसकी फैमिली की जो कंडीशन है, उनका जो स्टेटस है, जो भी उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो उसको भी कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे इन सारी चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा व्हाइल ग्रांटिंग द रेमिशन। उसके बाद जो ये लैंडमार्क केस आया रेमिशन से रिलेटेड, संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें ये बोला गया था कोर्ट के द्वारा कि राइट टू रेमिशन एक ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है और रेमिशन एप्लीकेशन को 1 to 1 क्या करना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए। आप होलसम क्या नहीं कर सकते हो इसको मतलब होलसम आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने इकट्ठा 11 के 11 कन्विक्टेड पर्सन को एक साथ क्या दे दिया था, रेमिशन दे दिया था, जो कि कोर्ट ने बोला कि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कन्विक्टेड पर्सन को क्या करना चाहिए, एक अलग केस पर क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी कॉन्विक्ट थे जो अपनी पैरोल में कुछ मोलेस्टेशन कर रहे थे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जिसके कारण वो एलिजिबल नहीं होते रेमिशन के लिए। तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर ये चीज बोली थी कि हर केस को केस टू केस इंडिविजुअली क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। और इसी केस के बेसिस पर हमारी आई थी न्यू पॉलिसी 2014, जो कि मतलब गुजरात में 2014 से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था वहां पर। तो यहाँ पर जब वो 2014 पॉलिसी थी तो 1992 और 2014 पॉलिसी, तो यहाँ पर 2014 पॉलिसी में ये बोला गया था कि ऐसे जो हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे कि रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो इन केसेस में रेमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ द क्राइम भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। लेकिन 1992 में ऐसा नहीं था, तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। अगर हम उसी ओल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर ऐसे इनजस्टिस भी हो सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि हमें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क यहाँ पे देखना पड़ेगा न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और अल्टीमेटली कोर्ट ने यहाँ पर अपना डिसीजन दिया, इन सारे कन्विक्टेड पर्सन की जो रेमिशन था उसको कैंसिल करके उसको इलीगल बताते हुए कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया कि इन सारे एक्यूज पर्सन को अगेन जेल में क्या किया जाए, रीइंस्टेट किया जाए। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट रेमिशन का समझ आया होगा थ्रू दिस केस। अब जो मैं आपसे बात कर रही थी कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में आ सकते हैं, और जो अभी ट्रेंड ही चल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं। जैसे, डज द ग्रांट ऑफ रेमिशन टू द कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द विक्टिम अंडर आर्टिकल 14 and 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पे जो बिल्किस बानो थी उनके
आर्टिकल 14 और 21 का वॉयलेशन हो रहा था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, जहां पे वो रेमिशन ग्रांट हुई थी, तो ऑब्वियसली उनके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वहां पे क्या था, वॉयलेशन था, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम हुआ था। और इसीलिए यहाँ पे ये पूरा आप क्या बता सकते हो, पूरा आप बैकड्रॉप बता सकते हो वहां पर कि अब सपोज देखो यहाँ पे ये डिपेंड करता है, जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये अगर 5 मार्क्स में आता है या 8 में आता है या 10 में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आप थोड़े से बिल्किस बानो का क्या दोगे, आप फैक्ट्स दोगे। उसके बाद रेमिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, रेमिशन की एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे कोर्ट जो है वो उसको ग्रांट करता है, और फिर कैसे आप आर्टिकल 14 बताओगे, वहां पे क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल की बात करता है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। ये सारी चीजें बताते हुए फिर आप लास्ट में बताओगे रेमिशन का कंसेप्ट, मतलब रेमिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किन बेसिस पर दिया जाता है रेमिशन। फिर ये बताते हुए फिर आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे क्या था, उनके राइट का वॉयलेशन था। To what extent should public morality and societal outrage influence the government discretion in granting remission in cases involving heinous crime? अब देखो यहाँ पर तो एक्सप्रेसली केस का नाम मेंशन था, लेकिन यहाँ पे किसी केस का नाम मेंशन नहीं है। अब आपको ये तो याद हो गया होगा कि बिल्किस बानो केस में रेमिशन को बहुत अच्छे से क्या किया गया था, रेमिशन और रेमिशन की पॉलिसीज को डिस्कस किया था। तो वो केस आप पूरा यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बस थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन डाल के, तो वो एक अलग आपके आंसर्स में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, और ये तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।